गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश सोनी। सो आज हम फिर एक बार मिल चुके हैं और बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस की। हमने वर्क एनर्जी पावर को कंप्लीट किया, उसके बाद आपका एसएचएम स्टार्ट किया, ठीक है। उसमें हमने देखा किस तरह से हम मोशंस को एनालिसिस करेंगे, उसके फिनोमिनन को डिस्क्राइब करेंगे। अब आज यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एसएचएम वेव मोशन एंड साउंड के लेक्चर 2 की। क्लियर है। अब पहले वाले में जो हमने बात करी थी उसमें हमने देखा था कि किस तरह से आपका पीरियडिक मोशन होता है और आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है, उसके बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली थी कि किस तरह से अपन एसएचएम को पहचानेंगे कि ये एसएचएम है या ऑक्सीलेटरी मोशन है। क्लियर, पीरियडिक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट में एप्लीकेशन ऑफ एसएचएम। फर्स्ट लेक्चर में हम ये देख चुके थे व्हाट इज एसएचएम, एप्लीकेशन ऑफ एसएचएम। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले अपन सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? इफ अ हैवी point mass is suspended by a weightless, inextensible and perfectly flexible string from a rigid support, then the arrangement is called simple pendulum। अब simple pendulum क्या होता है उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। देखिए यहाँ से वैसे तो अभी हम डायग्राम देखेंगे, ये आपका पेंडुलम। क्लियर, यहाँ से ये मोशन के बाद थीटा एंगल से यहाँ आ गया, इसको बोलेंगे हम बॉब, जिसका मास है आपका m। अब ये मोशन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया, एजीटीज ये मोशन करते हुए यहाँ तक भी चला जाएगा। दिस इज द, ये इसकी क्या हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन। तो अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि आपका सिंपल पेंडुलम होता क्या है। क्लियर है। ये अभी अपन देखेंगे किस तरह से रिस्टोरिंग फोर्स एनालिसिस करते हैं। पहले अपन इसमें देखते हैं, ये रहा सिंपल पेंडुलम। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या बात करेंगे अपन, ये हो गया आपका, यह पहले ले ली स्ट्रिंग, ये हो गया मास m। क्लियर है। अब ये मोशन किए बाद यहाँ आ गया, ये इसका हो गया मास m। क्लियर है। अब देखो इसके कंपोनेंट करते हैं अपन, इसके कंपोनेंट करेंगे। यहाँ तक सपोज करते हैं कि इसने h हाइट को गेन किया है, ठीक है, यहाँ से इसने h हाइट को गेन कर लिया, ये हो गया आपका थीटा। क्लियर, ये पूरी लेंथ है आपकी l, यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ हो गई आपकी l। अब मैं इसकी बात करूँ तो इसका mg तो नीचे, इसके साथ में ये हो गया, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा आपका t cos थीटा, बिकॉज ऑफ दैट इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा t, और ये वाला कंपोनेंट होगा आपका mg साइन थीटा। तो इसको भी अभी t नहीं लिख के अपन क्या लिख देंगे, mg ही लिख देते हैं। ये हो गया आपका mg cos थीटा, mg कोस थीटा। क्लियर। अब यहां से देखिए पेंडुलम इस तरह से मोशन कर रहा है और इसका रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि ये mg sin थीटा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यही तो हमने एसएचएम में कंडीशन देखी थी कि जब फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते थे तो वहां पर कोई नेगेटिव साइन आता था, वो नेगेटिव साइन ही क्या बताता था, फोर्स इज एक्ट अपोजिट डायरेक्शन टू द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अगर लीनियर एसएचएम की बात हो रही है तो। क्लियर, ओके। अब यहां से हम देख पा रहे, अगर इस वाले कंपोनेंट की बात करें, ये एल हो गई, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, एल कोस थीटा। अगर मैं यहां से एच निकालूं तो एच को लिख सकते हैं अपन, ये पूरी लेंथ कितनी हो गई इसकी, एल, ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं एल माइनस एल कोस थीटा। तो यहां से अपन इसकी एच, हाइट ऑफ द पेंडुलम, यानी कि कितनी हाइट तक वो गया है, वो उसकी भी हम यहां से बात कर सकते हैं। क्लियर, ये मैंने आपको पूरा एनालिसिस किया है। अब यहाँ पर अगर अपन सबसे पहले देखें तो हम देख पा रहे हैं कि ये इसकी क्या हो गई, यहाँ से अगर अपन देखें, मान लो ये यहाँ से इधर भी आ गया m, इस तरह से मोशन कर रहा है ये। क्लियर है। तो यहाँ से अपन इसकी बता सकते हैं कि ये तो इसकी हो गई बेटा एक्सट्रीम पोजीशन, सबसे ज्यादा भाई इससे ऊपर नहीं जा सकता। यहां पर अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी, मैक्सिमम, और आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। और मिनिमम अगर पेंडुलम रुक गया लास्ट पॉइंट पर तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, v0, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। सेम यही केस यहां पर होगा, इसलिए अपन ने एक पार्ट को अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। क्लियर है, ओके। अब देखिए यहां से अगर मैं बात करूं, वापस आते हैं, एफ इक्वल टू
एम जी साइन थीटा अभी आया, माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि पेंडुलम की डायरेक्शन कहाँ जा रही है? इधर, और ये कहाँ लग रहा है? साइन इधर, यानी कि ये कंपोनेंट ऐसे चलेगा। तो क्लियर है? तो यहां से अपन ने क्या लिया? माइनस एम जी साइन थीटा। अब साइन थीटा को यहां से देखिए, ये हो गया आपका एल और ये हो गया वाई, तो साइन थीटा को मैं यहां से लिख सकता हूं वाई अपॉन एल। यहां से अपन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? वाई अपॉन एल। इस वाले में ये थीटा हो गया, ये पूरा एल है और ये वाला लीनियर डिस्प्लेसमेंट वाई है, तो यहां से अपन क्या लिख देंगे? साइन थीटा इक्वल टू वाई बाय एल। अब यहां से अगर अपन बात करें तो के को मैंने लिखा एम जी अपॉन एल, तो यहां से साइन क्या आ गया? एफ इक्वल टू माइनस के वाई। दिस इज द कंडीशन ऑफ एस एच एम, यानी कि ये पेंडुलम आपका क्या करेगा? एस एच एम को परफॉर्म कर रहा है। सिंपल पेंडुलम परफॉर्म एस एच एम, इट डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल, इसलिए अपन ने के को क्या लिख दिया? यहां से एम जी बाय एल। क्लियर है? ओके। फिर ये नेक्स्ट तो अपन ने बता ही दिया। अब देखिए यहां से अगर टाइम पीरियड देखें तो ये अपन ये फॉर्मूला पहले भी बात कर चुके थे। टाइम पीरियड कितना होगा? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब के की वैल्यू अभी अपन ने कितनी लिखी? के इक्वल टू एम जी अपॉन एल, वो यहां पुट करते हैं अपन। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो एम की जगह क्या लिखते हैं अपन? एम, और के की जगह क्या लिख देंगे? एम जी, और एल ऊपर ले गए, इससे गया तो यहां से कितना बच गया? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब यहां पर एल कौन है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और जी कौन है? आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये अपन ने के की वैल्यू कहां से पुट की? ये आपका के का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है? वहां पर पुट करके अपन इसका आंसर निकाल लिया। अब आगे देखते हैं। उसके बाद देखो, note on increasing the length of the simple pendulum the time period increase. Why? because of that formula क्या आया? 2 pi अंडर रूट एल बाय जी। टू भी रिमेंबर, ये हमें सिंपल पेंडुलम के लिए याद रखना है। क्लियर? बट टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ इंफिनिटी, तब उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ इज 84.6 मिनट। तो वो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपका? 84.6 मिनट, जो कि अपने आप में मैक्सिमम टाइम है। द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड, और लेंथ उसकी कितनी हो जाएगी? 0.993 मीटर। सिंपल पेंडुलम परफॉर्म एंगुलर एसएचएम, बट ड्यू टू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी कंसिडर एज ए लीनियर एसएचएम। क्लियर है? वैसे तो ये कैसे एसएचएम कर रहा है? इस तरह से। तो अपन क्या लेंगे? एंगुलर एसएचएम। मैंने कंडीशन भी बताई थी, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? बट यहां पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है ये वाला, ये आपका क्या है? स्मॉल है। यहां पर ये जो वाई दे रखा अपन को, वाई इज अ स्मॉल। क्लियर है? इसलिए हम इसको किस में काउंट करेंगे? लीनियर एसएचएम में। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम, उसके लिए हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। क्लियर? उसके बाद, इफ टाइम पीरियड ऑफ अ क्लॉक बेस्ड ऑन द सिंपल पेंडुलम इंक्रीज, देन द क्लॉक विल बी स्लो। तो आपकी क्लॉक क्या चलने लग जाएगी? स्लो चलने लग जाएगी। इफ द टाइम पीरियड डिक्रीज, द क्लॉक विल बी फास्ट। और अगर टाइम पीरियड को हमने डिक्रीज किया तो क्लॉक कैसे चलने लग जाएगी? फास्ट चलने लग जाएगी। इफ जी रिमेन्स कांस्टेंट, अगर जी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट का मतलब है जैसे अर्थ की, हम अर्थ पे ही बात कर रहे हैं। क्लियर है? डेल्टा एंड चेंज विद द लेंथ, तो यहां से अपन कैसे लिखेंगे? देखो, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब 2 पाई तो कांस्टेंट है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई जी। जी भी अभी हमने कांस्टेंट बोल दिया, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर हम चेंजेस देखें तो डेल्टा टी बाई टी अंडर रूट का वो आगे आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल। और ऐसा काम हम कहाँ देख चुके थे? यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के एरर में भी देख चुके थे। अगर हमें किसी भी तरह से एनालिसिस निकालना हो तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यानी कि डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल। 1/2 कहाँ से आया? इसके ऊपर पावर कितनी है? अंडर रूट, तो अंडर रूट को अपन 1/2 लिख सकते हैं। एज सेम एज इट इज, टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं तो जी की वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ आगे माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो रिलेशन आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। हरी बात समझ में? तो इस तरह से अपन इसको पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, और आगे न्यूमेरिकल भी देखेंगे फिर इसके। उसके बाद बात करते हैं अपन सिंपल पेंडुलम ऑफ वेरी लार्ज लेंथ। जो आपका सिंपल पेंडुलम है वो बहुत ज्यादा, अगर उसकी लेंथ लार्ज है, देखिए यहां से अगर मैं बात करूं, ये अर्थ की सरफेस है आपकी। क्लियर? अब देखो इसको किस तरह से समझते हैं। यह आपका हो गया फिक्स पोजीशन। क्लियर? ओके।
अब यहां से अपन क्या कर रहे हैं, ये आपका, ये मैं यहां पर ले आया इसको, ये एंगल हो गया थीटा। क्लियर? ओके। अब सामने से देखते हैं, यहां से हम अगर बात करें बी पॉइंट पर, एम मास तो ऐसे इसका मास हो गया एम। क्लियर है? ओके। और ये बना दी मैंने अर्थ की सरफेस। क्लियर? ओके। अब यहां तक तो मैंने लेंथ को ले लिया बेटा एल। क्या ले लिया? एल। और यहां से यहां तक जहां पर अपन ने अर्थ का सेंटर ले रखा, अर्थ सेंटर, क्लियर है, उसको मैंने ले लिया ओ। और यहां से रेडियस होगी इसकी, रेडियस ऑफ अर्थ आर। आ रही बात समझ में? क्लियर? अब देखिए इसका जो एम जी है वो कहाँ लगेगा, इस तरह से, ये हो गया आपका एम जी। क्लियर? अब इसके कंपोनेंट करते हैं। ये एंगल ले लिया मैंने थीटा, और ये एंगल ले लिया बेटा मैंने फाई। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल कितना हो गया आपका, थीटा प्लस फाई। ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस फाई। अब अगर मैं इसके कंपोनेंट करूं तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कोस थीटा प्लस फाई। आ रही बात समझ में? और ये वाला कंपोनेंट जो इधर जाएगा ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस फाई। ये कंपोनेंट बन गया आपका। क्लियर है? अब ये जो आपका इसकी बात कर रहे हैं अपन, ये यहां से यहां तक जो पेंडुलम जाएगा, क्लियर है, उसको अपन ले लेते हैं। यहां से लेके यहां तक जो पेंडुलम की कंडीशन है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हम ले लेते हैं वाई। हरी बात समझ में? क्लियर है? तो यहां से अपन इसको इस तरह से कंपोनेंट कर लिया। पहले ये बी पोजीशन पे था, फिर ये किस पे आ गया, ई पोजीशन पे। उसके वजह से जो स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हो रहा है वो है आपका टी। यहां से हमने कंपोनेंट किया तो ये कितना आया, एम जी कोस थीटा प्लस फाई। यहां से इसका ये वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा प्लस फाई। और जो हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वाई, वो कितना ले लिया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और नीचे हमने क्या देख ली, अर्थ की सरफेस से हमने इसकी रेडियस भी आर ले ली और ये भी एल ले लिया। आ रही बात समझ में? क्लियर? ओके। अब यहां से हम देख पाते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेज होंगे। क्लियर है? जैसे हमने ये एंगल तो ले लिया, अब इसके अपन चेंजेस देखते हैं। देखिए वही रिस्टोरिंग फोर्स तो कितना हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स की अगर बात करें तो यहां से हो गया एफ इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा प्लस फाई, जिसके वजह से पेंडुलम वापस इस साइड में आ रहा है। क्लियर है? थीटा और फाई कांस्टेंट है आपके। क्लियर? तो साइन थीटा स्मॉल है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, इफ माइनस एम जी थीटा प्लस फाई, बिकॉज ऑफ दैट साइन थीटा लमसम थीटा होता है अगर आपका थीटा स्मॉल है तो। हरी बात समझ में? ये अपन मैथमेटिकल टूल में भी देख चुके हैं। अब थीटा की वैल्यू यहां से कितना लिख सकते हैं, देखिए ये थीटा है, ये वाई हो गया, तो यहां से थीटा कितना लिख सकते हैं बेटा, वाई अपॉन एल। और फाई कितना लिख सकते हैं, वाई अपॉन आर। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर तो दोनों के लिए सेम है वाई। क्लियर? तो यहां से अपन ने थीटा को कितना लिख दिया, वाई अपॉन एल, और फाई को कितना लिख दिया, वाई अपॉन आर। और यहां पर वैल्यू पुट की, वाई अपॉन एल प्लस वाई अपॉन आर। जहां पर आपका ए बी कौन है, वाई, ये आपका ए बी है, ये डिस्टेंस ए बी जो यहाँ पर छोटी सी दिख रही है, मैंने यहाँ पर आपको इसको बहुत अच्छे से बोल्ड करके दिखाया है। ये आपका बी पॉइंट और ये ए पॉइंट, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने कितनी ले ली, वाई। हरी बात समझ में? ए बी इक्वल टू कितना हो गया आपका, वाई। आगे चलते हैं। ठीक है? अब देखिए यहां से हमने माइनस एम जी एलसीएम ले लिया, आर प्लस एल अपॉन एल आर और वाई। अब ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इसको हमने कितना मान लिया, के। तो यहां से एफ इक्वल टू कितना हो गया बेटा, माइनस के वाई। मतलब ये क्या कर रहा है, एस एच एम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और वैसे भी हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ एस एच एम। तो यहां से लिखेंगे फोर्स लो पेंडुलम विल एग्जीक्यूट लीनियर एस एच एम हुज टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। यहां से हमने क्या किया, के की वैल्यू पुट कर दी, 2 पाई एम एल आर अपॉन आर प्लस एल जी एम। जो कट रहा है वो कट कर देंगे अपन। यहां से हमने एल को कॉमन ले लिया, एल आर एल, तो यहां से एल से एल तो गया, अपने पास क्या बचा। अब यहां देख रहे हैं हम लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन विद रेस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहां हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, नेग्लेक्ट उसके रेस्पेक्ट में। क्लियर है? तो यहां से फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी।
ये बन गया फॉर्मूला। अब यहां से अपन पुट कर सकते हैं 2 पाई रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर डिवाइडेड बाय 10। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 84.6 मिनट, जो कि अभी अपन ने स्पेशल नोट में देखा था कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच हैविंग द लार्ज लेंथ विद रेस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द अर्थ, उसका टाइम पीरियड कितना होगा आपका 84.6 मिनट। क्लियर है। एल इज कंपेयर टू आर से एल इक्वल टू आर, सो यहां पर अपन 2 पाई इक्वल टू आर बाई जी भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अगर उसको कट करेंगे तो यहां से कितना बन जाएगा अपने पास आर अपॉन 2g, 1 हार हो जाएगा। अगर अपन एल को आर के इक्वल लिखे तो ये एल इक्वल टू आर, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2g, एल से एल कट ही जाएगा, तो टी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन 2g। उसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 हार। क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। चले ओके। अब देखिए टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग की बात अपन ने पहले भी की थी। स्प्रिंग के लिए अगर अपन बात करें तो आपको मैंने बताया था ये आपकी स्प्रिंग, ठीक है। अब यहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि स्प्रिंग किस ब्लॉक के साथ कैसे कनेक्टेड है, तभी अपन उसके फैशन को डिसाइड कर पाएंगे। फैशन मतलब कॉम्बिनेशन के किस वे में कनेक्टेड है। एक तो होता है आपका सीरीज और एक होता है आपका पैरेलल। आ रही बात समझ में। अगर मैं देखूं जैसे इस स्प्रिंग के 2 पार्ट्स कर दूं और अगर इसको अभी आप देख पा रहे हो तो ये आपको कैसे दिख रही है, पैरेलल में दिख रही है। आ रही बात समझ में। क्लियर है। ऐसे भी कराएं तो ये पैरेलल में दिख रही है, और अगर इसको वन टाइम हम ऐसे करें, यानी कि अब ये देखना पड़ेगा कि ब्लॉक एम मास का ब्लॉक कहां पर कनेक्ट है, तो ये फिर किस में दिख रही है आपको, सीरीज में दिख रही है। आ रही बात समझ में। इसी के बिहाफ पर अपन यहां देखते हैं। क्लियर ओके। देखिए टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। सबसे पहले हमने देखा ये एम मास का ब्लॉक, यहां से स्प्रिंग जो है उसका के स्टिफनेस ले लिया। यहां से अपन इसको, ये तो है आपका हॉरिजॉन्टली, अपन इसको वर्टिकली भी हैंग करवा सकते हैं। क्लियर। फॉर्मूला अपन बार बार यही देख चुके हैं, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, यानी कि टाइम पीरियड तो आपका ये आएगा। अब अपन को ये देखना है कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। क्लियर है। किसी भी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं अपन। जैसे मान लो ये इस तरह से स्लैब है, मान लो मैंने एम मास का ब्लॉक यहाँ रखा, इसके ऊपर एक और एम मास का ब्लॉक रख दिया, किसी भी तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और हमें अल्टीमेटली देखना क्या होता है इन सब में, टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने होते हैं। नेक्स्ट, अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को किस तरह से कनेक्ट करें। यह आपका एम मास का ब्लॉक, ये 2 स्प्रिंग, एक तो हो गया K1 और एक K2, यानी कि इस तरह से, फिर इसका एंड पॉइंट, फिर और ये एम मास का ब्लॉक हमने लगा दिया यहाँ पे। क्लियर। ये K1 हो गया और ये K2 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो दोनों में एक्सटेंशन सेम होगा। उधर फोर्स लगा रही जितना ये स्ट्रेच होगी उतना ये भी स्ट्रेच होगी, यानी कि फोर्स की वैल्यू सेम है। अब देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका फोर्स सेम है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं यहाँ से x इक्वल टू x1 प्लस x2। क्लियर। फोर्स ऑन बोथ स्प्रिंग, अब फोर्स कितना लिखेंगे, अगर इसकी बात करूं तो F1 इक्वल टू माइनस K1 x1, और अगर इसकी बात करूं बेटा तो F इक्वल टू F2 माइनस K2 x2। अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो फोर्स तो सेम ही लग रहा है, फोर्स की वैल्यू सेम है, तो यहाँ से अपन ने लिखा फॉर फर्स्ट स्प्रिंग दिस, तो यहाँ से x1 निकाले F अपॉन K1। F इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फोर्स दोनों पे सेम है। एजीटीज यहाँ पर भी x2 हम कितना लिख रहे हैं F अपॉन K2। अब यहाँ से हम इसको ऐड करते हैं। देखिए अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो F तो हमने यहाँ से सेम लिख ही दिया, x इक्वल टू x1 प्लस x2 ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। अब x की वैल्यू लिखते हैं यहाँ से माइनस F अपॉन K1 माइनस F अपॉन K2, और यहाँ से कितना लिख सकते हैं F अपॉन K इक्वलेंट। अरे बेटा बात समझ में। क्लियर ओके। अब F तो कॉमन हो गया, कॉमन आया तो यहाँ से कितना बचा 1 अपॉन K इक्वलेंट, 1 अपॉन K1 माइनस भी कॉमन आ गया, प्लस 1 अपॉन K2, यानी कि अगर 2 स्प्रिंग एक साथ कनेक्टेड हो तो उसका फॉर्मूला बन गया इक्वलेंट का K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये हो गया आपका सीरीज
कॉम्बिनेशन टू बी रिमेंबर्ड। अरे बात समझ में। तो यहाँ से अपन फॉर्मूला देख सकते हैं, ये अपन ने कॉमन लिया और यहाँ से फॉर्मूला बन गया आपका 1/K1 प्लस 1/K2 इक्वल टू 1/K। वही F इक्वल टू KX, K कौन है यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट है तो यहाँ से टाइम पीरियड 2π√m/K। अब K कौन है यहाँ पर, K इक्विवेलेंट, तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपका 2π√, हरी बात समझ में, m तो m ही रहेगा। K इक्विवेलेंट कितना हो गया, K1 K2, ऊपर ले चलेंगे तो कितना हो जाएगा K1 प्लस K2 टू बी रिमेंबर्ड इन सीरीज फैशन, इन सीरीज फैशन टू बी रिमेंबर्ड। अरे बात समझ में, इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद बात करते हैं अपन इन सीरीज कॉम्बिनेशन टेंशन इज सेम इन ऑल स्प्रिंग बट एक्सटेंशन विल बी डिफरेंट। इफ K इज सेम देन द डिफॉर्मेशन इज ऑल्सो सेम। K ही तो है आपका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, उसी के बारे में तो अपन बात कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर अपन ने देखा तो स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग रेसिप्रोकल ऑफ इट्स नेचुरल लेंथ, यानी कि अपन लिख सकते हैं K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। वो कब लिख सकते हैं अपन, जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो। ये तो आपका सेम हुआ, ठीक है, तो यहाँ से K लिख सकते हो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, ये भी हम यहाँ से बता सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं K1 L1 इक्वल टू K2 L2 इक्वल टू K3 L3, इन सबका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होगा। इफ स्प्रिंग इज कट इनटू n पीस, अगर हम सीरीज में स्प्रिंग को n पीस में कट कर देंगे, जैसे यहाँ से ये स्प्रिंग है, ठीक है, अब एक स्प्रिंग के साथ दूसरी भी कनेक्ट है, फिर तीसरी भी कनेक्ट है। अब मैं इसको n पीस में कट कर दूं तो जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो मुझे वो कितना मिलेगा सीरीज में n K। हरी बात समझ में, जैसे मैंने मान लो इसको 10 पीस में कट कर दिया तो जो मेरे पास इक्विवेलेंट कांस्टेंट आएगा वो कितना आएगा बेटा 10K। अगर K ऑल स्प्रिंग का सेम है तो, हरी बात समझ में, ये इस तरह से अपन ने इसके 10 पार्ट्स कर दिए। क्लियर, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में दिख रहा है ये मास का ब्लॉक है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो देखो, अगर यहां पर देखें ये हो गया आपका m मास का ब्लॉक। जब ये m मास का ब्लॉक फोर्स लगा के हम इसको आगे खींचेंगे तो दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन सेम होगा। हरी बात समझ में, यानी कि यहां पर अगर अपन बात करें तो फोर्स लगाने पर आपका जितना ये स्ट्रेच हुई है उतना ये भी स्ट्रेच होगी, यानी कि आपका एक्सटेंशन तो सेम है। वहां पर क्या सेम था, आपका फोर्स सेम था। अब यहाँ कौन सेम है, एक्सटेंशन सेम है, तो हम डिफरेंट F इक्वल टू F1 प्लस F2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस K इक्वलेंट X सेम है, माइनस K1 X माइनस K2 X लिख सकता हूं बेटा। X तो कॉमन आ गया तो K इक्वलेंट कितना बचा, माइनस से माइनस भी कट गया, K1 प्लस K2। यानी कि जब भी दो स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट हो इसी तरह, तो अब आप क्या बता सकते हो कि उसका K इक्वलेंट K1 प्लस K2 होगा। और भी अपन मेथड देख सकते हैं, जैसे ये जरूरी नहीं है ऐसे कनेक्टेड हो, ठीक है, और ये आपका m मास का ब्लॉक, इसको भी हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन ही बोलेंगे। दिस इज द K1, दिस इज द K2, किसी भी तरह से हो सकता है, बस आपको ये ध्यान रखना है लास्ट एंड ऑफ द स्प्रिंग बोथ स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द सेम पीस ऑफ ब्लॉक। उससे अगर हमने कनेक्ट किया है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने बना रखा आपका, ठीक है, ये मास का ब्लॉक हो गया। अगर देखें तो mg नीचे लगेगा तो दोनों में आपका एक्सटेंशन सेम होगा, जितनी ये स्ट्रेच होगी उतनी ये वाली भी स्ट्रेच होगी। इस तरह से अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं, हरी बात समझ में, और इसकी भी यहाँ पर इस तरह से बात कर सकते हैं। और अगर इसको इस तरह से देखें ऐसे, तो इसको इस तरह से भी हम यहाँ से बता सकते हैं, ये मास का ब्लॉक और इस तरह से इसमें एक्सटेंशन होगा। हरी बात समझ में, क्लियर, ओके। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला तो निकाल ही लिया, K इक्वल टू, यहाँ से K कितना हो जाएगा, K इक्वलेंट K1 प्लस K2। ये किसके लिए बात होगी, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल फैशन। क्लियर, ओके। इट इज द फोर्स लॉ
सो मास विल एग्जीक्यूट SHM, तो वही टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K इक्वलेंट, यानी कि हम कितना लिख सकते हैं बेटा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M और K इक्वलेंट को मैं कितना लिख सकता हूँ, K1 प्लस K2। ये किसके लिए याद रखना हमें, फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर। तो ये आपकी कुछ थ्योरीज थी जिसको अपने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब थ्योरी को जब तक न्यूमेरिकल पे अप्लाई नहीं करेंगे, आप कितना ही थ्योरी पढ़ लो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब तक न्यूमेरिकल पे अप्लाई करोगे, जब जाके आपकी इस पर क्या बनेगी, पकड़ बनेगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही मूव करते हैं। देखिए, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 4%, देन डिटरमाइन द चेंज इन टाइम पीरियड। ओके, तो सबसे पहले तो रिलेशन देखते हैं। सिंपल पेंडुलम अभी पढ़ा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G। क्लियर। अब लेंथ में इंक्रीमेंट करके किस में चेंजेस पूछ रहा है, टाइम पीरियड में। क्लियर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L, यानी कि डेल्टा T बाई T 100 परसेंटेज पूछ रहा है तो 1/2 कर दूं, 1/2 डेल्टा L बाई L 100। और ये अभी अपन ने नोट्स में ऐसा कवर भी किया है ताकि आप इजीली फॉर्मूला लगा के फटाफट से आंसर दे सको। 1/2 कितना परसेंट चेंज हुआ, ये दे रखा 4%, मतलब 100 ही है। कट हुआ 2 टाइम, तो कितना परसेंट हो गया, 2%, यानी कि टाइम पीरियड में कितना चेंज हुआ बेटा, डेल्टा T बाई T 2% इज द आंसर। हरी बात समझ में। तो यहाँ से ये तो बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल था। बेसिक न्यूमेरिकल भी हमें करने हैं क्योंकि इससे आपका फॉर्मूला क्लियर होगा, उसके बाद तो आप कोई सा भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग ऑफ अ लिफ्ट। क्लियर। ओके, देखते हैं। देखिए, सिंपल पेंडुलम है, या आप पहले तो हम बनाते हैं लिफ्ट। ये लिफ्ट होगी, इसके अंदर आपका पेंडुलम को मैंने इस तरह से हैंग कर रखा है। ये इसकी लेंथ हो गई L और ये बॉब जिसका मास है M। हरी बात समझ में। ये तो आपकी लिफ्ट और ये हो गया बेटा आपका पेंडुलम। क्लियर है। ओके, व्हेन द लिफ्ट इज रेस्ट, जब लिफ्ट रेस्ट में है तो U इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी, इट्स टाइम पीरियड इज T। जब लिफ्ट रेस्ट में है U इक्वल टू 0, तब आपका टाइम पीरियड कितना दे रखा है, टाइम पीरियड वो दे रखा है बेटा आपका T। विथ व्हाट एक्सीलरेशन शुड बी लिफ्ट एक्सीलरेटेड अपवर्ड, कितने एक्सीलरेशन से अपवर्ड जाएगी, यानी कि A बताना है जब टाइम पीरियड कितना हो जाए, T बाई 2 हो जाए। ये अपन ने पहले कंडीशन लिख ली क्वेश्चंस को पढ़ के। क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं यहां से बात करूं तो लिफ्ट कहां जा रही है, इसका एक्सीलरेशन देखूं तो मैं ऊपर। हरी बात समझ में। क्लियर। यानी कि आपका जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल N, यहां पर अपन T भी लिख सकते हैं, लेकिन T से एक तो टेंशन होगा, टाइम पीरियड होगा, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अपन या तो रिएक्शन फोर्स ले लो या नॉर्मल फोर्स ले लो, बात एक ही है। T N माइनस mg इक्वल टू ma। तो पहले तो यहां से बेटा हम लिखते हैं N, वो कितना हो गया आपका mg प्लस ma। तो यहां से आपका N हो गया mg प्लस a, ये तो हमने निकाल लिया। ऊपर जा रही है जब उसका नेट जी इतना हो रहा है। अब यहां से देखना है कि कितना होगा, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग फॉर्मूला T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। क्लियर है। 2 पाई तो कांस्टेंट, L भी कांस्टेंट। क्लियर। तो यहां से मैं डायरेक्ट रिलेशन यूज लूंगा 1 अपॉन अंडर रूट G, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू अंडर रूट G2 अपॉन G1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। T टाइम पीरियड T पर T बाई 2 का स्क्वायर कर दो इधर, क्यों, क्योंकि तभी आप उधर से अंडर रूट को हटा पाओगे। और उसके बाद इधर बात करें तो G बाई 2 की वैल्यू कितनी है, ये इसका G इफेक्टिव ही है, इसको अपन क्या बोलेंगे, G इफेक्टिव। हरी बात समझ में। तो यहां से कितना हो गया बेटा है, अब अंडर रूट लगाने की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि हम इधर क्या लगा चुके हैं, स्क्वायर लगा चुके हैं। तो यहां से कितना हो गया, G प्लस A डिवाइडेड बाय G। क्लियर। T से T भी गया, ऊपर लेके तो कितना हो गया बेटा, यहां से देखे तो 4 भाई, 2 का स्क्वायर 4, 1 अपॉन 2, तो ऊपर तो 4 चला जाएगा। 4 G प्लस A
डिवाइड बाई जी, तो 4g इक्वल टू जी प्लस ए, तो ए कितना हो गया बेटा 3g। ये आपका इतने एक्सीलरेशन से लिफ्ट ऊपर जाएगी, तो यहाँ से आंसर कौन सा हुआ आपका 3g। क्लियर है? इस तरह से अपन इसको सोल्व करेंगे और बार बार हम एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं भाई, फॉर्मूला एक ही है सिंपल पेंडुलम का, t इक्वल टू 2π√L/g। क्लियर है? बस यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है और किससे रिलेशन को स्टेब्लिश किया जा रहा है, और इजीली हम उसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ से सबसे पहले दिया हुआ है सिंपल पेंडुलम लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो 40 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर एसआई में कन्वर्ट करेंगे। विद एन एंगुलर एम्पलीट्यूड 0.04 रेडियन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द बोब। टाइम पीरियड के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 2π√L/g, ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा किसका ओमेगा देखना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा, वैसे तो हम रिलेशन जानते हैं, देखिए हमने वो देखा था, देखिए यहां से हमें ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, वी नो दैट द रिलेशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हमने लीनियर एसएचएम के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई किया था। हरी बात समझ में? अब यहां से अगर मैं देखूं तो आप यहां से लिख सकते हो ए मतलब यहां से हो गया अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल। अब यहां तो जी दे रखा है, तो ए विल बी रिप्लेस जी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल, यही तो अपनी कंडीशन थी, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। तो ओमेगा को मैं कितना लिख सकता हूं √g/L, तो यहां से ओमेगा कितना हो गया बेटा, जी की वैल्यू ले लो आप 10 और एल मेरा ये रहा 40 और ऊपर ले चलें तो कितना हो गया 100, 10⁻⁻2 मतलब कितना हो गया 100, एक जीरो से एक जीरो गया, तो ऊपर तो कितना बचा ओमेगा कितना है आपका 10/2, तो ओमेगा तो हो गया बेटा 5 रेडियन पर सेकंड। और यहाँ पर हमसे टाइम पीरियड ही तो पूछा है, जब ओमेगा मिल गया तो फिर L/g लगाने की भी क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ से कितना हो जाएगा t इक्वल टू 2π/ओमेगा, तो t2 22/7 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से कितना हो गया अपने पास 44 डिवाइड बाय 35, 44 डिवाइड बाय 35 सोल्व कर लेंगे, डिवाइड बाय 35 सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1.26 सेकंड। क्लियर है? अब यहाँ पर हमें एंगुलर एम्पलीट्यूड तो एक तरह से ऐसे ही दिया हुआ है, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो फिर हम यहाँ पर एंगुलर एम्पलीट्यूड को भी यूज कर लेते हैं एल थीटा बना के। हरी बात समझ में? जैसे अगर हमसे पूछा हुआ है लीनियर तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू एल थीटा, लेकिन यहाँ सिर्फ उसने हमसे टाइम पीरियड पूछा था, अदरवाइज हमारे पास एल तो पता ही है कितना और थीटा पता ही है 0.04। क्लियर है? क्योंकि एंगुलर या यूनिट देखो आप, एंगुलर एम्पलीट्यूड ही दिया हुआ है वो। क्लियर है? लेकिन उसने क्वेश्चन में हमसे सिर्फ टाइम पीरियड पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2 मासेस m1 m2 आर सस्पेंडेड टुगेदर, ये दो मास दिए हुए हैं, देखो इस तरह से ये दोनों एक साथ लटका हुए हैं, ये स्प्रिंग दे रखी है और इनका अगर देखें तो mg। क्लियर है? नीचे देखते हैं अभी अपन, और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। व्हेन द मासेस आर इन इक्विलिब्रियम, m1 को रिमूव किया विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम, m1 को रिमूव कर दिया, तो अब कितना बचा अपने पास m2 बचा। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बताना है। 2 masses m1 m2 are suspended together by massless spring of the constant k. When the masses are equilibrium, m1 is removed without disturbing the system, तो amplitude of vibration कितना होगा। देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें यहाँ पर यह आपकी स्प्रिंग और दो ब्लॉक दे रखे हैं इस तरह से, और ऊपर तो दे रखा है बेटा मास m1 और नीचे दे रखा है m2। क्लियर है? अब देखिए जब मैं यहाँ पर देखूंगा तो नीचे तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा m1 प्लस m2g, और ऊपर कितना होगा आपका kx, ये तो पता पड़ गया हमें। हरी बात समझ में? क्यों? क्योंकि जब अभी वो कह रहा है टुगेदर, तो पहले तो फर्स्ट इक्वेशन बनाता हूँ,
के एक्स और कितना स्ट्रिंग में ये खींचा है, तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि ये x1 तक खींचा है, मतलब x1 तक ये स्ट्रेच हुआ है, तो के एक्स वन इक्वल टू m1 प्लस m2g, ये हो गया। आफ्टर रिमूविंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर रिमूविंग द मास m1, अब हम m1 को हटा चुके हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर रिमूविंग द मास m2, अब सिस्टम पे कितना बचा, m1 मास ही रह गया। जब हम m2 को आफ्टर रिमूविंग द m1, सॉरी m1 को हमने हटाया है, किसको हटाया है, m1 को, तो अब सिस्टम पे कितना मास बचा, m1 ही बचा। वापस डायग्राम बनाते हैं, आगे चलते हैं। और ये हटा दिया तो अपने पास कितना रहा, m2। m2 के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक x2 इसमें एक्सपांशन हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ से मैं कितना लिख दूंगा इसको, m2g, भाई अब सिस्टम पे जो रहा वही रहेगा, और स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना दे रखा है, k, तो यहाँ से इक्वेशन बन गया आपकी kx इक्वल टू m2g, और इसको लिख दो kx2, दिस इज द इक्वेशन 2, और ये वाली कितनी होगी थी बेटा, दिस इज द इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन 1। अब हमें देखना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कितना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपने पास क्या है, kx1 माइनस kx2 इक्वल टू m1 प्लस m2g माइनस m2g। अरे बात समझ में क्लियर। अब यहां से k कॉमन ले लिया अपन ने, k कॉमन आया तो यहां बचा बेटा x1 माइनस x2। यहां पर अगर मैं बात करूं तो m1g प्लस m2g माइनस m2g, क्लियर। हमने ब्रैकेट को बहुत इजीली ओपन कर दिया। अब यहां से अगर मैं बात करें तो देखिए m2g से m2g तो गया, इसको मैं लिख सकता हूं आपका k डेल्टा x इक्वल टू m1g, तो डेल्टा x इक्वल टू m1g बाई k, और ये आपका क्या है, डेल्टा x ही एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, वेयर डेल्टा x इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ये आपका आंसर है। अब ऑप्शन मैच करते हैं, वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। m1g बाई k, तो आपका ऑप्शन ए ही m1g बाई k को बता रहा है। बहुत इजीली था, हमने क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम उसका क्या बनाते गए, एफबीडी बनाते गए, और हमने फाइनली उसको सोल्व कर लिया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What will be the force constant of the spring? What will be the force? What will be the force constant of the spring system shown in figure? यहाँ पर आपको सिस्टम दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि कितना फोर्स इस पर, फोर्स कांस्टेंट k की वैल्यू भी बतानी है। तो यहाँ तो हमें बहुत इजीली दिख रही है, दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, और दोनों का k है, तो k1 प्लस k1 वे कितना हो गया बेटा 2k1। उसके बाद अगर हम इसका इक्विवेलेंट बनाएं, m, तो ये तो कितना हो गया बेटा 2k1, और ये वाला कितना हो गया आपका k2, और k1 और k2 किस में दिख रहे हैं मुझे, सीरीज में दिख रहे हैं। तो बहुत इजी है, तो 1 अपॉन k इक्विवेलेंट 1 अपॉन k1 यानी कि 1 अपॉन 2k1 प्लस 1 अपॉन k2, तो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से k इक्विवेलेंट निकालना अपन को, तो ऊपर ले चलो 1 अपॉन 2k1 प्लस 1 अपॉन k2, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है माइनस, तो ये आपका k इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि ऑप्शन भी इसी पैटर्न में दिया हुआ है। अगर ये ऊपर नीचे करता तो अपन भी कर लेते, तो आपका ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बस हमें स्प्रिंग के फैशंस को देखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर देखिए अपन ने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए, सिर्फ समझ में आना चाहिए, क्वेश्चंस को या डायग्राम को देख के डरना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर m मास का ब्लॉक बीच में है, इधर से भी ये फिक्स है और इधर से भी ये फिक्स है, तो ये तो किस में हो गया, पैरेलल हो गया।
तो यहां से K इक्वलेंट K1 प्लस K2 हो गया आपका। अब यहां इन्होंने पूछा है फ्रीक्वेंसी, हम तो क्वेश्चन भी बाद में पढ़ा, पहले तो अपन ने क्वेश्चन देखते ही ये देख लिया कि कौन से फैशन में यानी कि कौन से कॉम्बिनेशंस में है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पूछी है तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे यहां से। तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K इक्वलेंट। तो बेटा यहां से कितना हो गया, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M मास का ब्लॉक है तो M, K इक्वलेंट कितना हो गया, K1 प्लस K2। वी नो दैट फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, N इक्वल टू 1 बाई T, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, पुट कर देंगे वैल्यू। तो N उल्टा कर दें 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट, ये ऊपर चल जाएगा K1 प्लस K2 डिवाइड बाई M। तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन मिला लेंगे यहां से, 1 अपॉन 2 पाई ऑप्शन M बाई K, ऊपर ले गया अपन K1 प्लस K2, तो ऑप्शन ये हो गया। क्लियर है। तो यहां से भी अपन इसको, क्योंकि पूछा क्या था हमसे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो कंफ्यूज मत हो जाना, हमसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है ना कि टाइम पीरियड पूछा है। क्लियर, सारे ऑप्शंस अपने इस तरह से किए हुए हैं। नेक्स्ट, 5 आइडेंटिकल स्प्रिंग आर यूज इन द फॉलोइंग 3 कॉन्फ़िगरेशन, द टाइम पीरियड ऑफ द वर्टिकल ऑक्सीलेशन। अब यहां से अपन को टाइम पीरियड देखना है, तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला तो वही है, पर यहां देखना पड़ेगा। यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं तो ये इसका तो K ही रहेगा। यहां पर कितना हो गया, सीरीज में तो K प्लस K कितना हो गया बेटा, 2K। और यहां पर देखे अपन, सॉरी देखिए यहां तो अपना K ही रहेगा, ये तो हो गया K। अब ये दोनों सीरीज में है तो कितना हो गया, K मल्टीप्लाई K प्लस K, यानी कि कितना हो गया बेटा, K स्क्वायर अपॉन 2K। तो ये कितना हो गया, K बाई 2। और ये दोनों पैरेलल में, तो सीधा सा ऐड कर देंगे, K प्लस K कितना हो गया, 2K। क्लियर, यानी कि तीनों स्प्रिंग का हमने इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लिया। अब यूजिंग द फॉर्मूला T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई K, यानी कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट K, सीधा सीधा दिख रहा है। तो इसी के लिए बात कर लेते हैं, T1 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट K, T2 इक्वल टू 1 अपॉन K बाई 2, और T3 अगर बात करें तो कितना हो गया, 2K इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2K। अब तीनों का रेशियो ले लेते हैं, T1 रेशियो T2 रेशियो T3। तो T1 का रेशियो देखो कितना आ रहा है, T1 को मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन अंडर रूट K रेशियो, T2 को मैं क्या लिखूंगा, 2 बाई अंडर रूट K। यहां से अपन K बाई 2 लिखेंगे, 1 अपॉन, पूरा ही लिख देते चलो एक बार, वन अपॉन अंडर रूट कितना हो गया आपका, K बाई 2। क्लियर, और यहां से 1 अपॉन अंडर रूट 2K, इस तरह से लिख दिया। अब देखिए इसको कैसे अरेंज करेंगे, है ना, इसमें अरेंज ही करना, कुछ नहीं करना। K से K तो गया, अंडर रूट K से अंडर रूट K। अब देखो 1, ये 1 अपॉन रूट 2 है, तो ऊपर लेंगे 1 अपॉन रूट 2, और ये कितना हो गया बेटा, नीचे गया तो 1 अपॉन रूट 2। अब ये देखना अपन को कहाँ मिल रहा है, 1 दिख रहा है, रूट 2 दिख रहा है, और 1 अपॉन रूट 2 दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ही अपन को दिख रहा है। क्लियर है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये अपन को बिल्कुल, फिजिक्स तो यहीं फिनिश हो गई आपकी, अब अपन को नॉर्मली मैथ लगानी है। हरी बात समझ में। सेकंड ऑप्शन में देखें तो देखिए पहले ही 2 आ रहा है, फिर रूट 2, तो 2 तो आया ही नहीं। थर्ड वाले में देखें तो ऐसा कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा। क्लियर, यहां तक अपन इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज ऑन हॉरिजॉन्टल स्लैब ऑफ मास कैपिटल M विच इज मूविंग horizontally and executing SHM. The coefficient of friction, static friction between block and the slab is mu. If the block is not separated
ब्लॉक सेपरेट नहीं हो रहा है, यानी कि दोनों ब्लॉक एक साथ जा रहे हैं। देन डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीलेशन। क्लियर, देखते हैं। देखिए ये दोनों ब्लॉक एक साथ जाएंगे, जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा ऐसे, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इधर, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है। अब ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्वेश्चंस कह रहा है, और ये एसएचएम को भी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर अपन ये देखेंगे, देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। इफ ब्लॉक्स आर नॉट separated, if blocks are not separated from the slab due to perform SHM, then उस केस में SHM, then restoring force, if restoring is less than frictional force। हमारी बात समझ में, जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, लगना ही है जब ये उधर जाएगा, तो इस स्प्रिंग में क्या होगा, kx। यानी कि यहां से अगर मैं बात करूं तो इसको इस तरह से बता सकते हैं, if restoring लेस देन इक्वल टू एफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है, ओके। अब यहां से अगर अपन बात करें तो आप देख पा रहे हो, एफ रिस्टोरिंग, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एम ए रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि के एक्स की बात करेंगे तो यहां पर आपका एम ए। उसके बाद अगर मैं यहां से बात करूं तो इसको लिखूंगा मैं लेस देन म्यू एम जी। पहले तो अपन ने फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, एम से एम तो गया। अब ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर एक्स ए, एम्पलीट्यूड है तो ओमेगा स्क्वायर ए, या अपन एसएचएम की कंडीशन लिख रहे हैं, लेस देन म्यू जी। तो यहां से हमें चाहिए क्या अल्टीमेटली, ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन ए। तो ओमेगा कितना हो गया बेटा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू लेस देन अंडर रूट म्यू जी अपॉन ए, जब जाके ब्लॉक आगे जाएगा, यानी कि सेपरेट नहीं होगा। तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। हरी बात समझ में, यानी कि अपन ने कॉन्सेप्ट भी देख लिया और आपका इस तरह से देख लिया। रिस्टोरिंग फोर्स आपका क्या होता है, के एक्स, पर यहां पर तो अपने क्या है, जिससे आगे जा रहा है, मतलब ये एक्सीलरेशन तो करेगा, यानी कि इसकी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस साइड। तो आपका जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से कम रहना चाहिए। हरी बात समझ में, तभी तो ब्लॉक आगे जा पाएगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स को अगर हम ज्यादा करेंगे, क्योंकि वो ये कह रहा है सेपरेट नहीं होना है। क्लियर है, तो इस तरह से अपन ने कंडीशंस को लगा के इसको किया है। क्लियर, तो हमने काफी कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर, ये पूरा क्वेश्चन है आपका, ओके। तो हमने यहाँ पर पूरे एसएचएम को इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में और अभी वाले में कंप्लीट किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा वेव मोशन एंड साउंड वाला पार्ट का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, और अपन ने आज जो देखे एसएचएम के, वो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी देखे। किसी भी तरह से प्रॉब्लम आए, आपको बिल्कुल इसी तरह से पढ़ के और एनालिसिस करना है। क्लियर, ओके। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।